Hello everyone, welcome to Sprint to UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board और हम हैं चैप्टर 23 में विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एंटायर बुक जो है द कमिंग ऑफ यूरोपियंस. सो अब तक हमने देखिए कहाँ से शुरुआत की थी और हम कहाँ तक पहुँच गए. यूरोपियंस तक पहुँच गए. तो हमने देखा था कि अब यूरोपियंस आने लगे थे, उनका इन्फ्लुएंस आने लगा था हमारी सोसाइटी में, कल्चर में. सो अब हम कमिंग ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे चैप्टर 23 में. तो देखो यूरोपियंस में ऑल्दो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई डेकेड्स तक रूल किया है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश आए थे. उसके अलावा यूरोपियंस बहुत सारे लोग आए थे. कौन कौन आए थे वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डैनिश, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी फिर बहुत ही फेमस राइवलरी है जिसमें कैनेटिक वॉर्स लड़े गए थे, और कैसे ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश पावर जो है बंगाल में सेटअप हुआ, एस्टैब्लिश हुआ वो. तो दिस इज़ जस्ट यू कैन से एडवेंट कैसे हुआ ऑफ द यूरोपियन, जो आपका हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दैट इज़ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आज का जो पार्ट है इसमें फोकस पॉइंट क्या रहेगा हमारा. इसमें फोकस पॉइंट होगा द पोर्टुगीज़ एंड द डच. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए ये शुरुआत हुई कमर्शियल कॉन्टैक्ट से. अब यूरोप और भारत के बीच में कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स बहुत पहले से चल रहे थे. पहले तो हम लोग लैंड रूट के थ्रू भी कर रहे थे, है ना, एंड यूजुअली इधर थ्रू द ऑक्सस वैली और सीरिया, इजिप्ट, इन सारे रीजन से कर रहे थे. नया सी रूट फिर आ गया जो कि डिस्कवरी थी, तो द केप ऑफ गुड होप जो कि वास्को डिगामा ने 1498 में डिस्कवर किया. ठीक, इसके बाद जो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं भारत में आने लगी, अपने भारत में ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करने लगी. दे एंटर्ड इंडिया एज अ ट्रेडर. पहले तो व्यापारी की तरह, ट्रेडर्स की तरह इंडिया में आए, बट विद द टाइम ये क्या करने लगे, भारत के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व एक बार हो गए तो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली. कमर्शियल राइवलरी यूरोपियंस की लाइक आपस में ही थी, ठीक है. तो उनकी ये राइवलरी की वजह से ना आपस में लड़ते थे कि कौन यहाँ पे जो है अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करेगा, कौन नहीं करेगा. अल्टीमेटली एट द एंड ब्रिटिशर्स सक्सीड हो गए अपना कॉलोनीज़ बनाने में, भारत को अपनी कॉलोनीज़ बनाने में और सेटअप करने में. स्टार्ट हुई थी लेकिन पोर्टुगीज़ से, जो हमने वास्को डिगामा की बात की. ही वॉज अ पोर्टुगीज़ ट्रेवलर. ये पहले कहाँ पे पहुँचे, कैलिकट का जो पोर्ट था, है ना, उस पोर्ट पे पहुँचे 17 मई 1498 में. वहाँ पे जो जामुरीन था कैलिकट का रूलर, उसने काफ़ी अच्छे से इनको बुलाया, वार्मली रिसीव किया, है ना. फिर वो अगले साल वापस पुर्तगाल गया. पेड्रो अल्वर्स काब्रल ये 1500 में आया. वास्को डिगामा सेकेंड ट्रिप फिर 1502 में की इसने. फिर उन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टेशंस बना दिए. कहाँ पे, कैलिकट में, कान्नौर में, कोचीन वाले रीजन में. ठीक, ये क्या बना, शुरुआत की ट्रेडिंग सेंटर्स से. फिर फर्स्ट गवर्नर जो फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर इंडिया में जो आया था उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा. ओके, ये नाम याद रखना है. ये क्वेश्चंस ऐसे यूजुअली आपके स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं कि फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर इन इंडिया. सो दैट वाज फ्रांसिस डी अल्मीडा. 1509 में अल्बुकॉरिक was made the governor of Portuguese territories in India. 1510 में गोवा फिर इन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था. उस वक्त पे बीजापुर का रूल चल रहा था, उससे इन्होंने कैप्चर कर लिया. उसके बाद गोवा इनके कैपिटल बन गया, सेटलमेंट बन गया इंडिया में. सो जो अल्बुकर्क थे इन्होंने मलक्का, साइलेंट वाला रीजन भी कैप्चर कर लिया, वहाँ पे फोर्ट भी बनाए. ही एंकरेज्ड कंटिनेंट टू मैरी इंडियन वुमेंस. फिर 1515 में इनकी डेथ हो गई. पोर्टुगीज़ यहाँ पे इनके अच्छे नवल पावर्स थे इंडिया में, इनको छोड़ के चले गए. इनके बाद इनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने पोर्टुगीज़ सेटलमेंट्स अपने दमन वाले आइलैंड में, सैलसेट में, बॉम्बे में, ऑन द वेस्ट कोस्ट, है ना, वहाँ पे अब जो है वो सेटअप कर लिए. ठीक है. और फिर मद्रास, हुगली जो बंगाल था वहाँ पे ईस्ट कोस्ट में अपना जो है थोड़ा बहुत रूल सेटअप कर लिया. बट 16th सेंचुरी में, बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी इनका जो पावर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया. इन्होंने जो भी भारत में इनके जो पोजीशंस थे, सिर्फ आप गोवा को, दमन दीव को छोड़ दो, अभी भी आपको इन एरियाज़ में ये लोग मिल जाएंगे ऑल दो, बट आप गोवा और दमन दीव को छोड़ दो तो उसके अलावा जहाँ पे भी इन्होंने पोजीशंस करके रखे थे इंडियन टेरिटरीज़ में,
वो सब इनसे छीन लिए गए थे, दे लॉस्ट इट। अब बात करते हैं डच की। डच भी आए 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी, है ना, याद रखिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। मर्चेंट्स जो थे वो भारत में भेजे गए, अपने सेटलमेंट्स इन्होंने मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, नागपट्टिनम, चिंसौरा एंड कासिम बाज़ार में इन्होंने अपने सेटलमेंट्स किए। याद रखिए मेजरली कोस्टल रीजन्स में सेटलमेंट्स थे, क्योंकि देखो अगर आप कोस्टल रीजन्स में मेजर सिटीज़ बनाओगे, सेटलमेंट करोगे तो ईजी होगा यहाँ का जो भी प्रोड्यूस है उसको अपने देश में एक्सपोर्ट करना, है ना। फिर 17वीं सेंचुरी में उन्होंने पोर्टुगीज़ से जीत हासिल कर ली और फिर एक डोमिनेंट यूरोपियन पावर की तरह यहाँ पे सेटअप कर गए। पुलिकट वॉज द मेन सेंटर एंड लेटर ऑन वो main center it was replaced by Nagapattinam. In the middle of 17th century Britishers भी आने लगे और they actually emerged as a big colonial power. फिर अगर ब्रिटिशर्स आ गए तो इनकी राइवलरी भी बढ़ जाएगी। सो एंग्लो डच राइवलरी शुरू हो गई और फिर ये 7 डिकेड्स तक चलती रही। डच ने अपना सेटलमेंट्स जो है फिर वो लूज़ आउट कर लिए, एक के बाद एक जो ब्रिटिशर्स है वो उनके सेटलमेंट्स के ऊपर जीतते चले गए। So that is how they have actually set up and they have actually gone and taken up all the territories और इस तरह से वो धीरे धीरे आए। मेन चीज़ तो यही आपको याद रखनी है कि आए थे ट्रेड के पर्पसेस से, व्यापारी की तरह आए थे, चीज़ें यहाँ पे लेना देना शुरू की, बट एट द एंड ऑफ द डे सेटलमेंट्स क्रिएट कर लिए, हमसे हमारे लैंड छीन लिए और फिर हमारे ऊपर ही राज करने लगे और फिर ऊपर आपस में ही लड़ने लगे कि ये जो कॉलोनाइज्ड कंट्री है इस पे कौन राज करेगा। सो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन आउट देयर। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है पोर्चुगीज़ के बारे में, हमने पढ़ लिया है डच के बारे में। इसी व्हेन यू विल रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना यू विल गेट टू नो कि कैसे कैसे दीज आर दे हैव सेटेड द बेसिस फॉर द अदर यूरोपियन पावर्स ऑल्सो टू कम टू इंडिया, है ना, कि कैसे दूसरे पावर्स को भी मोटिवेशन मिला कि भारत में जाके रूल करते हैं। ऑफ कोर्स जो इंडिया था और इंडियन टेरिटरी थी दैट वाज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टेरिटरी फॉर देम इन ऑर्डर टू कम। यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें ये जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते थे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रेशर स्टोन्स और बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है आप इस लैंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दैट वाज द पॉलिसी ऑफ यूरोपियन एट दैट टाइम। सो दैट इज़ हाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग। पोर्टुगीज़ आए सबसे पहले गोवा में, अभी भी आपको इनके सेटलमेंट्स मिलेंगे और यूजुअली आपको बहुत सारे ऐसे वहाँ पे चीज़ें मिली हुई होंगी, डेवलप्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला होगा जो कि पोर्टुगीज़ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दैट इज़ हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट देम। एंड डच भी आए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का, कैसे वो आए, दैट इज़ द ब्रिटिशर्स। फिर फ्रेंच, डैनिश, ये जो डैनिश या फिर आप डेनिस जो भी बोल सकते हैं, ये आए। फिर उसके बाद एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो कि बहुत ही फेमस राइवलरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैनेटिक वॉर्स हुए और ब्रिटिश पावर का एस्टैब्लिशमेंट पहले बंगाल में हुआ था और वो एस्टैब्लिशमेंट पहले बंगाल में कैसे हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो उसके लिए आप बनी रहिए। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।